स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। आज हम लोग पढ़ेंगे नीट 2024 की जो परीक्षा है उस परीक्षा में फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल मैं आपके लिए 200 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 200 क्वेश्चन मैं 4 पार्ट में करवाऊँगा और ये जो क्वेश्चन है इनमें से जितनी 4 वीडियो आप देख लोगे तो 4 वीडियो के बाद आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और गारंटीड इसमें से लगभग क्वेश्चन आपके पेपर में पड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि बिंदु r वेक्टर इज इक्वल टू 7ik प्लस 3jk प्लस kk पर कार्य करने वाले बल F वेक्टर बराबर -3ik प्लस jk प्लस 5kk का बल आघूर्ण क्या होगा, यानी आघूर्ण आपसे पूछा है। तो आप सभी लोग जानते हैं टो वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर के। तो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर से इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या अपने पास a। तो ये हो गया दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया है कि यदि प्रकाश का वेग c, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g तथा प्लांक नियतांक h को मूल मात्रक माना जाए तब नई मात्रक पद्धति में द्रव्यमान की विमा क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखिए पहले ऐसे करते हैं कि m जो है वो समानुपाती ले लेंगे किसके, कि c की घात x है और g की घात y है और h की घात z है। तो इनके समानुपाती हम लोग इसे मान लेंगे। फिर देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ से इसे हल करोगे आप लोग जब प्रकाश के वेग की विमा ले लेंगे l t-1, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो जाएगी m-1 L3 t-2 और प्लांक नियतांक की विमा हो जाएगी m1 L2 t-1। तो इससे x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके बाद आपका जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक की विमा क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की विमा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मान आपको पता होना चाहिए और इसकी विमा जो है वो आपके पास क्या है, m-1 L3 t-2। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गैसों का अवस्था समीकरण दिया है, यानी वांडरवाल गैस समीकरण आपको दी है और इसमें पूछा है कि ए की विमा क्या होगी। तो देखिए विमा जो है योग जो नियम है उसका पालन नहीं करते। तो इसके अनुसार इन दोनों पदों की यानी P और A/V² इन दोनों की विमा क्या होगी, समान होगी। तो A की विमा किसके बराबर होगी, PV² के बराबर होगी। तो यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास तो इसका मान क्या आ जाएगा, A की विमा क्या आ जाएगी m1 L5 t-2, यानी A आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यदि बल जो है आपके पास F बराबर AT प्लस BT² है से प्रदर्शित किया जाए, t समय है, तो A और B की विमाएं क्या होगी। तो देखिए यहाँ से आपके पास F जो है उसकी विमा बराबर होगी किसके, AT के। तो A की विमा किसके बराबर आ गई, F/T के बराबर आ गई। ठीक है, और इसी प्रकार B की विमा किसके बराबर आ जाएगी, F/T²। F क्या है, बल। तो बल की विमा क्या होती है m1 L1 t-2। तो यहाँ से 1 - 1 बढ़ गया, यहाँ से 2 बढ़ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, A की विमा तो m1 L1 t-3 हो गई और B की विमा m1 L1 t-4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बल F लंबाई L तथा समय t को मूल मात्रक माना जाए तो द्रव्यमान की विमा आपके पास क्या होगी। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, यानी m जो है वो मैंने मान लिया किसके बराबर है, F की घात A, L की घात B और T की घात C के बराबर है। बल की विमा लिखेंगे m1 L1 t-2, L की विमा L ही होगी, T की विमा T हो गई। इन सब की वैल्यू पुट करके A B C का आंसर निकालेंगे। तो A B C का मान आने के बाद आपके पास विमा क्या आ जाएगी, F1 L-1 और T-2, यानी A जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पूरे जो चैप्टर है उसको कवर कर देंगे और बहुत ही आसान बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ।
तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सारे क्वेश्चन ये यदि आप कवर कर लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा और गारंटीड क्वेश्चन जो इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। फिर चुंबकीय फ्लक्स की विमा आपसे पूछिए, तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या होती है? फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है? M1 L0 T माइनस टू ए माइनस टू सॉरी ए माइनस वन। तो ये विमा होगी किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। फिर फ्लक्स की लगाएंगे तो B इंटू ए हो गया तो L2 आ जाएगा, तो फ्लक्स की विमा होगी M1 L2 T माइनस टू ए माइनस वन। यदि आपसे प्रेरकत्व की विमा पूछ ले तो प्रेरकत्व की विमा क्या होगी? M1 L2 T माइनस टू ए माइनस टू होगी, क्योंकि प्रेरकत्व L जो है वो बराबर होता है फाई बी अपॉन ए के या आई के, ठीक है ना। तो एक की यानी पावर माइनस की एक बढ़ जाएगी तो माइनस टू आ जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या है? M L2 T माइनस टू ए माइनस वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R तथा L क्रम से प्रतिरोध तथा स्व प्रेरकत्व दर्शाते हों तो निम्न में से किस संयोजन की विमाएं आवर्ती के विमाओं के बराबर होगी? तो आवर्ती की विमाओं के बराबर होगी, तो देखिए यहाँ से R अपॉन L को लेकर चलते हैं, तो R बराबर हो गया किसके? V अपॉन आई के, और L बराबर हो गया किसके? V T अपॉन आई के। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन टी आ गया, 1 अपॉन टी यानी प्रति सेकंड आवर्ती की विमा आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? ए है। ए यानी R अपॉन L जो है उसकी विमा किसके बराबर होगी? आपके पास आवर्ती के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले की त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2%, गोले की आयतन में कितनी त्रुटि होगी? देखो बेटा, V जो है वो किसके बराबर होता है? 4/3 पाई R क्यूब के बराबर होता है। तो डेल V अपॉन V परसेंटेज जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 3 इंटू डेल R अपॉन R परसेंटेज आएगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2%, तो 3 इंटू 2 यानी कितना आ गया? 6% आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर्स में एक मुख्य स्केल का एक खाना x सेंटीमीटर है, यानी एक MST आपको दिया है x सेंटीमीटर के बराबर, और वर्नियर स्केल एक खाने का मुख्य स्केल के n-1 के संपाती है। यानी एक VSD जो आपके पास है, एक VSD किसके बराबर है? एक VSD बराबर है किसके? n-1 अपॉन n इंटू x के बराबर है। तो आपको निकालना है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? MSD माइनस VSD, MSD माइनस VSD। तो MSD तो हो गया आपके पास कितना? x, और माइनस आ गया n-1 अपॉन n इंटू एक्स। इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सी आंसर, यानी x अपॉन n आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान देना। वर्नियर कैलिपर्स के लिए लिस्ट काउंट निकालते हैं तो MSD माइनस VSD करते हैं, नहीं एक MSD माइनस एक VSD, ठीक है। MSD का मतलब मेन स्केल डिफ्लेक्शन और VSD का मतलब वर्नियर स्केल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि प्रतिरोध R इज इक्वल टू V अपॉन आई है, जहां V इतना है और I इतना है, तो यहाँ पे V में परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, कितना आएगा? 5%। I में परसेंटेज एरर निकाल लिया, कितना आएगा? 2%। तो टोटल प्रतिरोध R में त्रुटि पूछिए तो R में परसेंटेज एरर कितना होगा? 5 + 2 यानी 7% होगा, ठीक है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि सरलोलक की लंबाई और आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रम से 1%, 2% है, तब गुरुत्वीय त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आवर्तकाल, सरलोलक का आवर्तकाल T इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रूट L अपॉन G होता है, ठीक है ना। तो यहां से G की वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो आपके पास आएगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर, ये आएगा। 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो L में त्रुटि कितनी है? 1%, प्लस T में त्रुटि कितनी है? 2%, और T की पावर कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4, 4 + 1 कितना आ गया? टोटल 5%। तो एरर जो कितना आएगा? 5% एरर आएगा, ठीक है ना। G के मान में कितनी त्रुटि आएगी? 5% त्रुटि आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक भौतिक राशि, तो इसमें सभी राशियों की जो त्रुटि है वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना, और उनकी पावर के मल्टीप्लाई के साथ। जैसे ए में त्रुटि क्या होगी, तो इस ए की पावर 2 इंटू 1% प्लस बी की पावर 3 इंटू 3%, सी की पावर 1 है और इसमें त्रुटि कितनी है 2%, प्लस डी की पावर हाफ और इंटू 2%। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना परसेंट आंसर आएगा, 14% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गति v, त्वरण a तथा बल F को मूल भौतिक राशियां माने तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होगी। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है F अपॉन a और अपॉन विकृति डेल L अपॉन L। तो वो विकृति तो विमाहीन है, तो हमें F अपॉन a निकालना है, ठीक है ना। a क्या है, एरिया, तो एरिया को मैंने लिख दिया F अपॉन L स्क्वायर, ठीक है ना। ये L स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, तो L स्क्वायर बराबर होगा v यानी वेग की पावर 4 और त्वरण की पावर 2 के बराबर, ऐसे, ठीक है। तो अपने पास यहां से विमा क्या आ गई इसकी, तो v की पावर -4, a की पावर 2 और f यानी b आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। एक पेंच मापी के मुख्य पैमाने का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर 5 माइक्रोमीटर व्यास के तार का व्यास मापने के लिए इसके वर्तीय पैमाने पर न्यूनतम भागों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, तो सबसे पहले तो अल्पतमांक दिया है हमें, लिस्ट काउंट कितना 5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, 5 माइक्रोमीटर दिया है, माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है पिच बटे खानों की संख्या, ठीक है ना। हमें खानों की संख्या निकालनी है, तो खानों की संख्या किसके बराबर होगी, तो खानों की संख्या अपने पास किसके बराबर आएगी, पिच और गुणा में लिस्ट बटा में लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो पिच तो कितनी है 10 की घात -3 और बटा में लिस्ट काउंट कितना है 5 गुणा 10 की घात -6। इसे हल करेंगे तो खानों की संख्या कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया 200। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे अपने, ये अब तक जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होगी, तो यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की विमा यदि हम लोग देखें तो अपने पास देखिए यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या आएगी, m1 l-1 t-2 यानी 1 के साथ 3 नंबर को मिला दिया। शांतता गुणांक की विमा m1 l-1 t-1 होती है। प्लांक नियतांक की विमा m1 l-1 m1 l2 t-1, सॉरी 2 नंबर हो गया, और 4 नंबर ऊर्जा कार्य फलन ऊर्जा ही है, तो इसकी विमा ये होगी। तो a के साथ 3 नंबर 1 में ही है, तो आंसर बी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक कार तय की गई कुल दूरी का 2/5 भाग v1 चाल से और शेष 3/5 भाग v2 चाल से तय करती है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो कार की औसत चाल हमसे पूछी है। तो देखिए यहाँ से कुल दूरी मैंने मान ली, कुल दूरी है वो x है, कुल दूरी क्या मान ली x। तो अपने पास समय कितना लगेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x/5 और बटे 4 हो गई v1, ठीक है ना, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग ये हो गया 3x/5 और बटे v2 आ गया। यहाँ से इसे सोल्व कर लेंगे, x कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, तो ये अपने पास आ गया 5v1 v2 अपॉन ये आ जाएगा, डी आंसर इसका क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एक सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कोई कण, इसके विस्थापन का समीकरण आपको दिया है, इसका वेग ज्ञात करना है जब इसका क्या हो त्वरण शून्य हो। तो त्वरण शून्य करने के लिए यहाँ से पहले हम लोग ज्ञात करेंगे वेग, तो वेग यानी ds/dt आ जाएगा। ठीक है, ds/dt ज्ञात करेंगे तो अपने पास आ गया ये 3t² -12t और प्लस 3 आ गया, ये वेग आ गया। फिर इसका त्वरण ज्ञात करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे तो dv/dt ज्ञात करना होगा। तो dv/dt यानी t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो यहाँ से आ गया 6t
और -12 आ गया, a की वैल्यू 0 है, तो यहां से t का मान निकाल लेंगे। तो यहां से t का मान अपने पास कितना आ जाएगा, इसे हल करेंगे तो t का मान आ जाएगा 6 यानी 2 सेकंड आ गया। t का मान कितना आ गया, 2 सेकंड। अब 2 सेकंड इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। इस इक्वेशन में पुट करके इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, यहां से अपने पास समीकरण क्या थे कि v 3t² था, तो 3 इंटू टी की वैल्यू 2, 4 आ गया, -12t, तो t यानी 2 आ गया और प्लस कितना था 3, तो अपने पास आ गया यहां से 12 और माइनस यहां से आ गया 24 और प्लस 3, तो यानी माइनस का कितना बच गया 9, तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि किसी गति का समीकरण x = a + bt² है, जहां a 15 सेंटीमीटर तथा b 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t बराबर 3 सेकंड पर कण का तात्क्षणिक वेग क्या होगा। ठीक है ना, तो तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो v = अपने पास क्या आ जाएगा, v = dx/dt आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 2b आ गया और t 2b आ गया, वैल्यू पुट कर देंगे 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और t की वैल्यू कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 50 सेंटीमीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में तो एक दूसरे को क्रॉस करती है, विपरीत दिशा में क्रॉस करेगी तो दोनों जो है वो दोनों अपनी लंबाई की योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी कितनी होगी 50, 2 रेलगाड़ियां तो 50 + 50 यानी कुल लंबाई तो कितनी होगी 50 + 50, कुल चाल कितनी होगी, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है तो सापेक्ष चाल योग के बराबर होगी, तो 15 और 10 कितनी हो गई 25। ठीक है ना, तो अपने पास आ गया 100/25 यानी 25 चौका 100, 4 सेकंड समय लगेगा पार करने में। कितना समय लगेगा, 4 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ए व एम बी द्रव्यमान के 2 पिंडों को क्रम से ए व बी ऊंचाइयों से गिराया जाता है। पिंडों द्वारा उन ऊंचाइयों को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात ज्ञात करना है। समय का अनुपात कितना होगा, तो देखिए पहले ए पिंड को गिरने में जो समय लगा वो मान लिया मैंने टी ए है, कितना मान लिया टी ए, तो ये किसके बराबर होगा तो 2 ऊंचाई कितनी a/g आ गया, और टी बी किसके बराबर होगा, √2b/g के बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात लेना है, अनुपात लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा √a/√b। टाइम कितना आ गया, √a/√b आ गया, यानी अनुपात हो गया √a/√b। ठीक है, ओके एकदम, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, t = √2h/g होता है। ठीक है ना, h की जगह हमें ऊंचाई दे रखी है a और b दोनों की। ठीक है, तो मैंने a और b डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, ऊपर की ओर गति के अंतिम t सेकंड में तय की गई दूरी। तो देखो अपने पास गति का दूसरा समीकरण h = क्या होगा, ut + ½ gt² होगा। ठीक है ना, u की वैल्यू 0 कर दी क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, तो अपने पास क्या बचा, ½ gt²। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहन 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 किलोमीटर दूरी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल सीधा निकाल लेते हैं, 2/v एवरेज = 1/3 और +1/5, यानी दोनों का मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, औसत ले लिया ये। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यहाँ पर 4 लिखता तो यहाँ पर 2 लिखता दोनों में। फिर देखिए यहां से इसे सोल्व करेंगे तो v एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका एलसीएम आ गया 15 और बटे आ गया 4। ठीक है ना, तो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, समान द्रव्यमान के 2 कण क्रम से r1 व r2 त्रिज्याओं की वर्ताकार पथ में घूम रहे हैं, उनकी चालें समान हैं, तो अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात किया। तो अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है, mv²/r होता है, तो यहाँ F1 r1 आ गया और F2 = क्या आ जाएगा, mv²/r2 आ जाएगा। m और v की वैल्यू समान दे रखी है, समान द्रव्यमान चाल समान है। ठीक है ना, तो फिर अनुपात क्या हो जाएगा इनका, r2/r1 आ जाएगा, तो ए आंसर जो वो करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास जो है वो आपस में बराबर है। अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास क्या है, बराबर। तो अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास बराबर है, तो अपने पास आर जो है वो क्षैतिज परास किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होता है, ठीक है ना। और ऊंचाई एच किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी के बराबर होता है। इन दोनों को बराबर पुट करके सोल्व करेंगे तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर ऊंचाई तक फेंक सकता है। अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, 10 मीटर ऊंचाई। तो क्षैतिज अधिकतम क्षैतिज दूरी तक वह कितना फेंक सकेगा, ये पूछा है। तो देखिए एच मैक्सिमम हमें दिया है कितना, 20 मीटर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आर मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू एच मैक्सिमम के बराबर होता है, ठीक है ना। सॉरी ये जो अपने पास एच मैक्सिमम जो है वो, हाँ सही है, ठीक है ना। ये 10 मीटर दिया है, सॉरी ये कितना दिया है, 10 मीटर। यहाँ 10 मीटर है तो 10 इंटू एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो ये 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, भी एच मैक्सिमम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, और आर मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर। तो यहाँ से एच मैक्सिमम किसके बराबर आ गया, आर मैक्सिमम अपॉन 2 के बराबर हो गया। तो आर मैक्सिमम किसके बराबर, 2 इंटू एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 दूनी 20, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा ना लगे। अभी परीक्षा आपकी सर पर है, थोड़े दिनों बाद एग्जाम है, तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। 36 से 45 डिग्री फेंकी गई एक वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई एस तो क्षैतिज परास आर किस प्रकार संबंधित है। देखिए एच मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री आ गया अपॉन 2g आ जाएगा, और आर मैक्सिमम किसके, साइन 2 थीटा, तो यानी यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा सीधा ये। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये तो अपने पास आ गया यू स्क्वायर अपॉन 4g, और ये आ गया अपने पास यू स्क्वायर अपॉन जी। कैंसिल करेंगे तो आर जो किसके इक्वल आ जाएगा, 4h के इक्वल आ जाएगा। आर किसके इक्वल होगा, 4h के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना सभी विद्यार्थी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, इस कारण इसका क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई का 2 गुना हो जाता है, तो क्षैतिज परास कितनी होगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया तो 4 गुना हो जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 4v स्क्वायर अपॉन 5g, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं को 36 से 45 डिग्री कोण पर और 60 डिग्री कोण पर फेंका जाता है। दोनों वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है, समान है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है तो इनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टे 2g बराबर है किसके, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटा में 2g के बराबर है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर जो है ना वो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या है, √3 अपॉन √2 आ जाएगा, यानी सी आंसर इसका होगा। वेगों का अनुपात कितना होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में भार जब लिफ्ट स्थिर है और जब एक समान तौर से नीचे जाती है का अनुपात 3:2 है, तो ए का मान क्या होगा। हमें ए का मान यहां से ज्ञात करना है। देखो पहले दिया है कि लिफ्ट स्थिर है तब तो भार कितना हो गया, mg हो गया, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो भार कितना हो जाएगा, mg माइनस ए आ जाएगा। इनका अनुपात कितना है, 3:2। m से m कैंसिल कर दिया तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ गया 2g, इधर आ गया 3g, ये माइनस का आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सॉरी एक बंदूक
50 ग्राम की गोली को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है, इस कारण बंदूक 1 मीटर पर सेकंड वेग से पीछे जाती है। बंदूक का द्रव्यमान क्या हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, एम वी इज इक्वल टू स्मॉल एम वी, ठीक है ना। तो बंदूक का द्रव्यमान याद करना है तो कैपिटल एम स्मॉल एम वी अपॉन वी लिख देंगे। तो यहां से इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से 50 ग्राम की गोली है तो 50 ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया, 10 की घात -3 और गुणा वेग कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड है, और बटा में अपने पास 1 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास 1.5 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 किलोग्राम, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। 200 ग्राम की बंदूक की गोली 5 मीटर पर सेकंड वेग से जाती है, बंदूक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो बंदूक किस वेग से पीछे जाएगी। तो फॉर्मूला वही एम वी इज इक्वल टू स्मॉल एम वी, क्योंकि ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास अब क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है, बंदूक का वेग कैपिटल वी, तो यह आ जाएगा एम वी अपॉन कैपिटल एम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे और सोल्व करेंगे तो आंसर सी आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है, तो सभी विद्यार्थी इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली 300 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, यह 5 किलोग्राम द्रव्यमान बलों टकरा कर उसे पृष्ठ होने के साथ विराम में हो जाती है, तो वेग क्या होगा। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एम वी किसके इक्वल होगा, कैपिटल एम वी के इक्वल होगा, ठीक है ना। यह 10 ग्राम है तो 10/1000 लिख दिया मैंने, वेग कितना दिया है इसका 300 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू 5 और गुणा में क्या है वी है, तो ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 60 आ जाएगा, तो 600/1000 यानी 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आंसर आ गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक रॉकेट वाला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या है कि हम संवेग संरक्षण सिद्धांत लगाते हैं। तो यहाँ से F इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आता है U dm अपॉन dt, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें dm अपॉन dt दिया है, ठीक है ना, चलने की दर ज्ञात करनी है, dm अपॉन dt, U का वैल्यू दिया है, F की वैल्यू दी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो dm अपॉन dt यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो F अपॉन U हो गया, तो 210 बटे कितना हो गया 300, 210/300 यानी 0.7 kg पर सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग लगाएंगे लामी थ्योरम, ठीक है ना। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, लामी थ्योरम। लामी थ्योरम लगाने के लिए पहले मैं यहाँ पर मान लूंगा कि टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन कितना मान लिया मैंने T, तो पहले इस टेंशन को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, इसका कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा T cos थीटा और इधर आ जाएगा T sin थीटा, ठीक है ना। तो T sin थीटा इधर आ जाएगा, तो ये T sin थीटा 2 न्यूटन के इक्वल है। T sin थीटा किसके इक्वल है 2 न्यूटन के, तो T sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 इक्वल टू आ गया कितना 2, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, T की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब T1 जो है वो T cos थीटा के इक्वल होगा, T1 किसके इक्वल होगा, ये जो T cos थीटा लिया था यहाँ पर इस लाइन पर हमने, तो ये T cos थीटा, T की वैल्यू आई 4 और इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो यानी √3/2 आ गया, तो 2√3 आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम द्रव्यमान के दो गुट के परस्पर घर्षण रहित सतह पर रखे हैं, भारी द्रव्यमान पर आरोपित बल कम भार के गुटके पर बल कितना होगा। तो कम भार के गुटके पर हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो 6 न्यूटन का बल आरोपित किया यहाँ से, ठीक है ना। तो कुल बल जो है वो पहले यहाँ से टोन निकालेंगे, तो 6 किसके बराबर होगा, तो दोनों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया 7 और 5 से 12 इंटू ए आ गया, तो यहाँ से ए का मान अपने पास आ गया 1/2, ए का मान कितना आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है हल्के गुटके पर, हल्का गुटका कितना है 5 का, ठीक है ना। तो बल कितना आ जाएगा एफ डैश, तो एम ए होता है तो 5 इंटू 1/2 यानी 2.5 न्यूटन आ जाएगा, आंसर क्या होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि यहाँ पर त्वरण जो कितना है ए है, त्वरण क्या मान लिया इस क्वेश्चन में, ए मान लिया मैंने। तो त्वरण ए निकालेंगे तो त्वरण ए का फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी आता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, इनका डिफरेंस लिया तो 1 आया और 1/3 और जी की वैल्यू 10 है तो आ गया 10/3 आ गया, कितना आ गया 10/3। फिर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो एक्सीलरेशन के लिए निकालेंगे, ठीक है ना, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो ये भी यहाँ से जी के लिए इसे सोल्व करेंगे तो एक के लिए तो ये ऊपर की ओर और एक के लिए त्वरण क्या है नीचे की ओर है, ठीक है ना। तो पहले के लिए माइनस में लेंगे और दूसरे के लिए प्लस में लेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, g/9 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, g/9 के इक्वल, ठीक है ना। और g की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 बाई कितना आ गया 9, ठीक है ना। तो अब हमें पूछा है कि दूरी कितनी तय करेगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर होता है, u प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो यह आ जाएगा हाफ acm कितना है अपने पास 10/9 और t की वैल्यू 2 सेकंड में, तो 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 2 20/9, यानी ए आंसर जो क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 36 पर रखा है, स्टैटिक घर्षण गुणांक 0.4 है, यदि 2.5 न्यूटन का बल F चित्र अनुसार गुटके पर जाता है तो गुटके पर घर्षण बल कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग घर्षण बल ज्ञात करेंगे, तो Fs ज्ञात किया तो Fs का मान कितना होगा, μs mg होता है, तो 0.4 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू मैंने मान ली कितनी 9.8 होती है, 9.8, तो इसे सोल्व किया तो 7.84 आया, ठीक है ना, ये घर्षण बल आया। लेकिन अब यदि इस पर बल कितना लग रहा है, तो बल लग रहा है 2.5 न्यूटन का ही, तो गुटका अपनी गति नहीं करेगा, ठीक है ना, तो गुटका गति नहीं करेगा, तो इनमें से जो कम मान होता है वो काम करता है, ठीक है ना। तो कम कितना है 2.5 न्यूटन, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2.5 न्यूटन ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो घर्षण बल है यानी Fs जो गति कराने के लिए न्यूनतम बल जो है वो कितना है 7.84 न्यूटन, अब गति नहीं कर रहा है ये, तो फिर अपने पास 2.5 न्यूटन बल जो है वो लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। समतल पर गति करने के लिए ये फिसल जाए तो फिर बल का क्या फॉर्मूला होगा, तो डायरेक्ट निकालते हैं, mv²/r इक्वल टू μs mg, तो m से m कैंसिल हो गया, v² इज इक्वल टू μs rg आ गया और v इज इक्वल टू रूट आ जाएगा, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास डायरेक्ट ये है, 30 डिग्री कोण दे रखा है फिसलन के लिए, तो साइन थीटा आ जाएगा, सॉरी 10 और 1/tan थीटा यानी 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है इसका 1/√3, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड है, प्रारंभिक वेग 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ सतह पर फिसलना प्रारंभ करता है, सतह और ब्लॉक के बीच घर्षण गुणांक कितना दे रखा है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो दूरी ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहां से हम लोग ज्ञात करेंगे कि इसमें त्वरण कितना है, तो त्वरण ए जो किसके इक्वल होगा, म्यू जी के इक्वल होगा, म्यू का मान कितना है 0.5 और 9.8 आ गया, तो ये आ गया 4.9, ठीक है ना। फिर देखो यहां से हम लोग याद करेंगे फिर दूरी d, तो d किसके इक्वल हो v²/2a के इक्वल होता है, ठीक है ना, v²/2a के इक्वल, तो यहां से इसे सॉरी a²/2g, ठीक है ना, इसे सोल्व करेंगे तो ये 9.8 इंटू 9.8 और डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 4.9, तो 9.8 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम के कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय बल के कारण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में किया गया कार्य कितना होगा, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से W, तो W क्या होगा Fs cos थीटा होगा, ठीक है ना,
एफ एस कोस थीटा। एफ का मान कितना होगा, म्यू एस एम जी एच मैक्सिमम आ जाएगा, एम जी एच मैक्सिमम और इंटू क्या है कोस थीटा आ गया। ठीक है ना। एम का मान दे रखा है, जी का मान दे रखा है, एच मैक्सिमम का मान हम लोग निकालेंगे यू स्क्वायर अपॉन 2g से। एच मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन 2g करेंगे तो अपने पास आ गया ये 20 यानी 1.25 मीटर आ गया। कितना आ गया, 1.25 मीटर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, एम का मान 100 ग्राम यानी 0.1 किलोग्राम इंटू जी का मान 10 दे रखा है, क्वेश्चन दिया नहीं है 10 मान लेंगे, एच मैक्सिमम 1.25 इंटू अपने पास कोस थीटा, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है तो 180 डिग्री हो गया, तो माइनस की आएगी वैल्यू, तो माइनस का एक ही ऑप्शन है ए। ठीक है ना, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी बल के क्षेत्र में कण की स्थिति ऊर्जा निम्नलिखित है। ए बी धनात्मक है, आर क्षेत्र से स्थायी संतुलन के लिए कण की दूरी क्या होगी। तो कण की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग इसे सोल्व करेंगे, तो डी यू अपॉन बी, स्थायी संतुलन की अवस्था में डी यू अपॉन डी आर जो है वो जीरो हो जाएगा, तो इसका अवकलन कर देंगे तो -2a अपॉन आर क्यूब और प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इक्वल टू किसके होगा, जीरो के। इसे सोल्व करेंगे तो ये आर इज इक्वल टू 2a अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को 60 फीट की तो ऊंचाई समान है। 30 फीट गिरने के पश्चात दोनों गेंदों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा k1 अपॉन k2, तो वेग समान है तो द्रव्यमान के अनुपात में होगी, यानी m1 अपॉन m2 2/4 यानी 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पंप की शक्ति क्या होगी जो 200 किलोग्राम पानी को 200 मीटर ऊंचाई तक ले 10 सेकंड में भेज सके। तो फिर अपने पास W इज इक्वल टू क्या होता है, mgh, और शक्ति निकालनी है तो P बराबर W अपॉन T होता है, यानी mgh अपॉन T। तो m की वैल्यू कितनी है 200 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 200 और बटा में कितना है 10, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 40,000 यानी 40 किलोवाट, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से दीवार से टकराकर उसी चाल से उसी पथ पर वापस लौटता है, संवेग में परिवर्तन कितना होगा। तो देखो इधर जा रहा है तो प्रारंभिक संवेग मान लिया mv है, टकराकर वापस आ गया तो ये हो गया -mv हो गया। ठीक है ना, तो अंतर कितना हुआ -mv अंतिम और -mv प्रारंभिक हो गया, तो ये आ गया -2mv आ गया। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे। ठीक है ना, मैं इसका डायग्राम बनाकर आप लोगों को बता देता हूं। जैसे देखिए ये आपके पास कोई पिंड है यहां पर लटकाया ऐसे, ठीक है ना, ये कोण थीटा है, थीटा कोण है, तो यहां से ये लंबाई मैंने एल मान ली, तो इसका क्षैतिज घटक आ गया ये एल कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है ना, एल कोस थीटा और एल साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां से बल जो है वो एफ एल साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, एम जी एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल होगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा आंसर, mg√2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, एफ की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 200 ग्राम द्रव्यमान की गोली निकलती है जो विस्फोट के बाद 1.05 किलो जूल ऊर्जा मुक्त करती है। गोली का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से कुल ऊर्जा अपने पास कितनी है, E1 प्लस E2, कुल ऊर्जा कितनी है, इसे जूल में बदल लिया मैंने, 1050 जूल हो गई। ठीक है ना, E बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है ना, तो E1 अपॉन E2 किसके बराबर आएगा, m2 अपॉन m1 के बराबर आएगा, यानी 4/0.2 किलोग्राम हो गया, यानी कितना हो गया 20। ठीक है ना, बात समझ आ गई यहाँ तक।
तो यहां से अपने पास आ गया E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये सॉरी E2 अपॉन E1 की वैल्यू यहां से। तो देखिए फिर अपने पास क्या आएगा, E1 निकालना है तो E1 किसके इक्वल, 1/2, फिर द्रव्यमान 0.2 इंटू V1 स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 1000 के बराबर। इसे सोल्व कर लेंगे तो यहां से V1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10,000 का, और रूट निकालेंगे तो 100 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, तो देखो K बराबर होता है P² अपॉन 2m के, तो K डैश किसके बराबर आ जाएगा, तो 20% बढ़ा दिया तो 1.2P अपॉन 2m और इंटू स्क्वायर आ गया। ये इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा K डैश माइनस K अपॉन K से, तो ये 0.44 आएगा, यानी 44% जो है वो वृद्धि हो जाएगी ऊर्जा में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना है कथन और निष्कर्ष का। किसी हल्की वस्तु या भारी वस्तु के संवेग समान है तब उनकी गतिज ऊर्जाओं का मान भी समान होगा। पहले कथन को देखते हैं, ठीक है ना। तो P संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा जो K किसके बराबर, P² अपॉन 2m के बराबर होगी। संवेग समान है तो K1 अपॉन K2 जो बराबर होगा किसके, M2 अपॉन M1 के। तो द्रव्यमान समान नहीं है तो फिर गतिज ऊर्जा समान नहीं हो, क्योंकि हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्यादा और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम। तो कथन तो हो गया गलत। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं। यदि निष्कर्ष यानी कारण को सही माना जाए तो ऊपर वाला कथन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कारण तो क्या है इसका सही है, लेकिन कथन क्या है, गलत है, ठीक है। कारण तो सही है लेकिन कथन क्या है इसका गलत है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके पास पूरे फिजिक्स के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और गारंटीड इनमें से क्वेश्चन जो है वो नीट के एग्जाम में आएंगे। तो चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।